जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे श्रीलंकाई नौसेना ने भारतीय मछुआरों पर बरसाई गोलियां, अपनी लिमिट कर दी पार। जी हां, जिसके बाद भारत ने श्रीलंका को धमकी दे डाली है। दोस्तों बताएंगे क्या धमकी दी है भारत ने। तो वहीं ISIS टेरर मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, NIA ने इस राज्य में इतने जगहों पर मारी रेड। तो वहीं तालिबान के रास्ते पर मोहम्मद यूनुस की सरकार, किताबों में बदलाव ने बढ़ाई लिबरल बांग्लादेशियों की चिंता। सबसे ज्यादा डर महिलाओं में देखने को मिली है दोस्तों। तो वहीं एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां श्रीलंकाई नौसेना ने भारतीय मछुआरों पर बरसाई गोलियां, पड़ोसी देश के कार्यवाहक राजदूत किए तलब। जी हां, भारत ने भारतीय मछुआरों के मुद्दे पर श्रीलंका के सामने नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक श्रीलंकाई नौसेना की ओर से भारतीय मछुआरों को पकड़ने के लिए की गई गोलीबारी पर कोलंबो के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। मंत्रालय ने बताया है कि डेफ्ल द्वीप के पास श्रीलंकाई नौसेना की फायरिंग में 2 भारतीय मछुआरे गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल भारतीय मछुआरों का जाफना अस्पताल में इलाज चल रहा है। श्रीलंका के कार्यवाहक राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब करके कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि आज सुबह डेल्फ्ट द्वीप के नजदीक 13 भारतीय मछुआरों को पकड़ने के दौरान श्रीलंकाई नौसेना की ओर से गोलीबारी की घटना की सूचना मिली। मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार 13 मछुआरों में से 2 गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज जाफना टीचिंग अस्पताल में चल रहा है। 3 अन्य मछुआरों को मामूली चोटें आई हैं, उनका भी इलाज किया जा रहा है। जाफना में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने घायल मछुआरों से अस्पताल में मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने मछुआरों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने की बात कही है। वहीं भारत ने इस मुद्दे पर विरोध दर्ज करवाते हुए कहा है कि अब किसी भी परिस्थिति में बल का प्रयोग स्वीकार नहीं करेंगे। जी हां, वाकई में नौसेना की हरकत एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, जरा भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। गोली चलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नियम के अनुसार गोली उन पर चलाया जाता है जिनके पास में हथियार है, या फिर आप अपने बचाव में गोली चला सकते हैं। जबकि आप पर कोई आक्रमण नहीं हो रहा था, उसके बावजूद भी आपने गोलियां चलाई है, एक तरफा गोली चलाई है, जो वाकई में स्वीकार्य नहीं है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि भारत की मोदी सरकार इस पर क्या बड़ा एक्शन लेती है। राजदूत को तो तलब कर ही लिया है। वहीं बता दें, ISIS टेरर मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई, NIA ने इस राज्य में 25 जगहों पर की रेड। जी हां, ISIS टेरर मॉड्यूल को लेकर मिले अहम लीड के आधार पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की टीमें तमिलनाडु में 25 जगहों पर रेड कर रही है। सूत्रों के मुताबिक राजधानी चेन्नई और मलयाडुरुथई में जिले में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साल 2023 में कोयम्बटूर में हुए ब्लास्ट की जांच की कड़ी के तौर पर इन रेड को देखा जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक NIA की जांच में अरेबिक लैंग्वेज सेंटर का नाम प्रमुख तौर पर सामने आया है और तमिलनाडु में NIA द्वारा इसी सेंटर से जुड़े लोगों के अलग अलग ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि विदेशी आतंकवादी संगठनों के साथ उनके क्या संबंध है। वहीं दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीमें आतंकी साजिश मामले में 6 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। NIA ये छापेमारी श्रीनगर, बडगाम और सोपोर में कर रही है। जानकारी के मुताबिक आतंकी साजिश का ये मामला बीते साल दर्ज किया गया था। PTI ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि NIA ने आतंकवाद से संबंधित मामले में जावेद अहमद शेख, AR शल्ला और निसार अहमद नाम के 3 व्यक्तियों के घरों पर छापेमारी की है। वहीं बता दें, क्या तालिबान के रास्ते पर मोहम्मद यूनुस की सरकार, किताबों में बदलाव ने बढ़ा दी लिबरल बांग्लादेशियों की चिंता। सबसे ज्यादा डर महिलाओं में। जी हां, बांग्लादेश में बीते साल शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस के हाथ में अंतरिम सरकार की कमाने। शेख हसीना मध्य मार्गी विचारधारा की थी। वहीं मौजूदा सरकार में दक्षिण पंथियों की पकड़ है। इसका असर सरकार के कामकाज पर पड़ रहा है, जिससे कई विवाद भी हो रहे हैं। इसी दिशा में अब नया विवाद लैंगिक समानता को लेकर है। द्वितीय श्रेणी की बांग्ला पाठ्य पुस्तकों में बदलाव करते हुए महिलाओं को घरेलू काम करने वाला कहा गया है। इससे महिला अधिकारों से जुड़े संगठनों में चिंता है। लेखिका कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन ने बीते साल सितंबर में कहा था कि बांग्लादेश मौजूदा समय में उसी रास्ते पर है जिस पर तालिबान के नेतृत्व में अफगानिस्तान चल रहा है। वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, बांग्लादेश में रेलवे कर्मचारियों ने की हड़ताल, थमे ट्रेनों के पहिए, यात्री और माल परिवहन हुआ प्रभावित। दोस्तों, बांग्लादेश में उच्च पेंशन और अन्य लाभ दिए जाने की मांगों को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया है। इसके चलते ट्रेनों का संचालन बंद हो गया है। यात्री और माल गाड़ियां रद्द कर दी गई है। हड़ताल के चलते हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्री स्टेशनों पर बसों का इंतजार करते नजर आए। इसके साथ ही माल परिवहन भी प्रभावित हुआ। बांग्लादेश रेलवे रनिंग स्टाफ और कर्मचारी यूनियन के कार्यवाहक अध्यक्ष सैदुर रहमान ने कहा कि मांगों को लेकर सोमवार देर रात को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के साथ बैठक हुई थी, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। रहमान ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगों
को मान नहीं लेती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान से बड़ी खबर, अशांत कुर्रा में बढ़ गया तनाव, तेल टैंकरों के काफिले पर अज्ञात हथियार बंद लोगों ने किया हमला। जी हां, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के अशांत क्षेत्र में तेल टैंकरों के काफिले पर अज्ञात हथियार बंद लोगों ने हमला किया, जिससे कुर्रम जिले में डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति बाधित करने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि बंदूकधारियों ने सोमवार को बगन क्षेत्र में काफिले पर गोलीबारी की। हालांकि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है और तेल वाहन जिले के अलीजई क्षेत्र में पहुंच गए। पुलिस ने बताया कि जब काफिला पुलिस और सुरक्षा बलों के नेतृत्व में बागान बाजार पहुंचा तो अपराधियों ने नजदीकी तालू कुंज इलाके में भारी गोलीबारी शुरू कर दी। अधिकारियों के मुताबिक 3 काफिले थल क्षेत्र से भोजन और अन्य आवश्यक चीजें लेकर हांगू जिले से कुर्रम जा रहे थे। पहले काफिले में 62 वाहन थे, जबकि दूसरे में 58 बड़े मालवाहक ट्रक शामिल थे। वहीं बता दें, बड़ी खुशखबरी की खबर है दोस्तों, श्रीलंका सरकार ने अडानी ग्रुप को दे दी खुशखबरी, बिजली खरीदेंगे भारत से। जी हां, श्रीलंका में अडानी ग्रुप के करोड़ों के पावर प्रोजेक्ट पर मंडरा रहे संकट के बादल छटते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि श्रीलंका सरकार अडानी ग्रुप के साथ बिजली खरीद समझौता करने पर विचार कर रही है। हालांकि अब ऐसी सभी अफवाहों पर विराम लग गया है, क्योंकि श्रीलंका सरकार ने डील को लेकर अडानी ग्रुप से नए सिरे से बातचीत करने की इच्छा जताई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में देश के ऊर्जा मंत्रालयों के सूत्रों के हवाले से डील खत्म करने की बात कही गई थी, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि ऐसा नहीं है कि अडानी ग्रुप ने भी बयान जारी करके कहा था कि 484 मेगावाट क्षमता वाला प्रोजेक्ट रद्द नहीं किया जा रहा है। श्रीलंका की सरकार 484 मेगावाट क्षमता वाली पवन ऊर्जा परियोजना से पैदा होने वाली बिजली की लागत कम करने को लेकर अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ बिजली खरीद समझौते पर फिर से बातचीत करेगी। वहीं बता दें, अमेरिका के फैसले से घबराया कंगाल पाकिस्तान, अमेरिकी फंडिंग से कट रही थी मौज, ट्रंप ने आते ही कस दी लगाम। जी हां, अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालते डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगा दी है, जिसके कारण इस्लामिक देश की कई सारी परियोजनाएं अटक गई हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अन्य देशों की तरह पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने सभी राजनयिक और वाणिज्य दूतावास मिशनों को विदेशी सहायता कार्यक्रम को तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि पुनः मूल्यांकन तक पाकिस्तान के लिए सभी सहायता कार्यक्रमों को निलंबित कर दिया गया है। अमेरिकी निर्देश ने सांस्कृतिक संरक्षण परियोजनाओं के लिए राजदूत फंड को निलंबित कर दिया है। ऊर्जा क्षेत्र की 5 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी बंद कर दिया गया है। वहीं बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी बड़ी धमकी, कहा जो देश हमें नुकसान पहुंचाएगा उस पर टैरिफ लगाएंगे। साथ में भारत चीन का भी नाम लिया है, लेकिन क्यों लिया है नाम बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से धमकी दिया कि जो भी देश अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा उस पर अमेरिका की सरकार टैरिफ लगाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेते हुए कहा कि ये देश सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। फ्लोरिडा में रिपब्लिकन पार्टी के एक कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम उन देशों और बाहरी लोगों पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि वे अपने देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उससे हमें नुकसान हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देश क्या कर रहे हैं, चीन अच्छा टैरिफ लगाने वाला देश है और इसी तरह भारत और ब्राजील समेत कई देश ऐसा करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारी नीति अमेरिका फर्स्ट की है। अमेरिका एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जो निष्पक्ष होगी और उससे हमारे खजाने में पैसे आएंगे और अमेरिका फिर से अमीर बनेगा और ये बहुत जल्दी होगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को फिर से अपनी उस व्यवस्था की तरफ लौटने की आवश्यकता है जिसने उसे अमीर और समृद्ध बनाया। वहीं बता दें, जयशंकर जी ने यूनाइटेड अरब अमीरात प्रेसिडेंट के सलाहकार अनवर मोहम्मद गरगश से की मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। जी हां, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। जयशंकर जी की यात्रा का मकसद यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई जैसे प्रभावशाली खाड़ी देश के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाना है। इस बीच विदेश मंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार से मुलाकात की है। मुलाकात को लेकर जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करके कहा कि आज सुबह यूएई के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार अनवर मोहम्मद गरगश से मिलकर अच्छा लगा। हमारी विशेष साझेदारी और इसकी आगे की प्रगति पर चर्चा हुई। जयशंकर जी ने द्विपक्षीय संबंधों की कुछ उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए कहा कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते ने व्यापार और निवेश को बढ़ाया है। स्थानीय मुद्रा व्यापार व्यवस्था और फिनटेक तंत्र उल्लेखनीय रहे हैं। उन्होंने कहा कि अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर बहुलवाद और सद्भाव और सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में उभरा है। वहीं बता दें, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन ने भरी हामी। खफा ड्रैगन को भारत ने कैसे मनाया बता दें। भारत और चीन के संबंधों में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। एशिया के 2 सबसे ताकतवर देश अपने पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिसका असर जमीनी स्तर पर भी दिखने लगा है। सबसे पहले वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सीमा विवाद सुलझाया गया और दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे। जहां तनाव था वहां से डिसएंगेजमेंट हो गया है। इसके साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की
की घोषणा की गई है, जो कि भारत चीन संबंधों में एक बड़ी महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत और चीन ने सोमवार को घोषणा की है कि इस साल गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। इसके साथ ही दोनों देशों ने सीधी उड़ानों पर भी सहमति जताई है, जो कि 2020 से बंद थी। भारत और चीन के रिश्तों में सुधार लगातार बातचीत के जरिए संभव हो पाया है। 2020 में तनाव के बावजूद दोनों देशों ने बातचीत का सिलसिला जारी रखा और यही बातचीत आज तनावपूर्ण संबंधों को सामान्य करने में सफल रही है। सवाल उठता है कि आखिर इस सुधार की इनसाइड स्टोरी क्या है। तो आपको बता दें, दरअसल दिल्ली से करीब 4000 किलोमीटर दूर स्थित रशिया के कजान शहर में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। पिछले साल अक्टूबर में ब्रिक्स समिट के इतर कजान शहर में हुई इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे की बातचीत हुई। इस दौरान सीमा पर शांति बहाल करने और कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर सहमति बन पाई है। वहीं बता दें, शहबाज सरकार की हो गई बेइज्जती। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पर भड़के पाकिस्तानी, कहा भारत ने तुमसे बदला ले ही लिया। जी हां, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रबोवो इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। ऐसे में प्रबोवो का यह दौरा खास बन गया है। हालांकि एक और वजह से उनके इस दौरे की चर्चा पाकिस्तान तक में हो रही है और वजह है पाकिस्तान से जुड़ी, क्योंकि पाकिस्तान जाने वाले थे प्रबोवो सुबियांतो भारत दौरे के बाद, लेकिन इसको टाल दिया गया। इंडोनेशिया की सरकार ने तय किया कि राष्ट्रपति भारत के बाद पाकिस्तान ना जाकर मलेशिया की यात्रा पर जाएंगे। तो दूसरी ओर पाकिस्तान को उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। शहबाज सरकार ने राष्ट्रपति प्रबोवो के स्वागत की तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन तैयारियां धरी की धरी रह गई। अब ऐसे में दोस्तों, इतनी बड़ी बात हो जाए और पाकिस्तानी इसे हजम कर ले, ये तो हो ही नहीं सकता। शहबाज शरीफ सरकार को भारत की ये कूटनीतिक सफलता हजम तो नहीं हुई होगी। हालांकि पूरे मामले पर पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान के विदेशी मामलों के जानकार और आम लोग प्रतिक्रियाएं जरूर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बदला ले लिया भारत ने। इंडिया ने इंडोनेशिया पर दबाव बनाया और उनको प्रबोवो सुबियांतो को इस्लामाबाद आने से रोक दिया। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रबोवो को रोककर पाकिस्तान से बदला ले लिया। यहाँ तक कि दोस्तों, पाकिस्तानी शहबाज शरीफ को धमकी देते हुए कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत को नजरअंदाज कर रहा हो। रियलिटी में जीना सीखो शरीफ। वहीं दोस्तों, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।